हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में। मैं डॉक्टर फखरुद्दीन, इस्लामिया डिग्री कॉलेज जनपद सहारनपुर से आज प्रश्नोत्तर श्रृंखला की इस 10वीं कड़ी के अंतर्गत आपके सामने भारतीय शिक्षा प्रणाली का इतिहास एवं विकास, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और समसामयिक भारत एवं शिक्षा विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे मैंने शामिल किया है, जो कि बेसिक एजुकेशन या जिसको वर्धा योजना भी कहते हैं उससे संबंधित हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने आज प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। और जिन विद्यार्थियों की परीक्षाएं निकट में भविष्य में आने वाली हैं या होने वाली हैं, उनके लिए मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर जरूर लाभकारी सिद्ध होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं और समझते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपको पूर्ण रूप से सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे। इसमें पहला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि इसका उत्तर है कि ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम सन 1935 में पारित किया था तथा यह अधिनियम सन 1937 में प्रभावी हुआ। यहाँ पर दोनों चीजें महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि यह अधिनियम जो पारित किया गया सन 1935 में पारित किया गया और इसको लागू जो किया गया वो 1937 में लागू किया गया। तो जब भी आपके सामने प्रश्न आए तो प्रश्न की पहले आप एक उसका जो प्रश्न की जो नेचर है उसको एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लें कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, कि अधिनियम पारित होने की बात है या अधिनियम लागू होने की बात है। दोनों के उत्तर अलग अलग हैं। अधिनियम जो पारित हुआ वो 1935 में हुआ और जो अधिनियम लागू हुआ या प्रभावी हुआ वो 1937 में हुआ। प्रश्न संख्या 2 की तरफ को आते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में द्वैध शासन की समाप्ति किस अधिनियम द्वारा हुई? तो उसका उत्तर है कि भारत में द्वैध शासन की जो समाप्ति है वो सन 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा हुई, जिससे प्रांतों में स्वशासन स्थापित हुआ। यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैंने लास्ट लाइन यहाँ पे लिखी है कि प्रांतों में स्वशासन स्थापित हुआ, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो था उसके माध्यम से प्रांतों में स्वशासन स्थापित हुआ। आगे देखिएगा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो ये प्रश्न संख्या 3 है, जिसका उत्तर है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन 22-23 अक्टूबर सन 1937 को वर्धा में हुआ था। यहाँ पे 2 तारीखें यहाँ पे लिखी हुई हैं आपके सामने, 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। इसका अर्थ यह है कि जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन है ये 2 दिन चला था, जो कि 1937 में चला था। और कहाँ हुआ था? वर्धा में, जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। आगे देखते हैं कि प्रश्न संख्या 4 है, जिसमें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ को आते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक इमेज के माध्यम से, ये वर्धा शिक्षा सम्मेलन है आपके सामने, जिसमें महात्मा गांधी जी और डॉक्टर जाकिर हुसैन आपके सामने है। और ये वर्धा शिक्षा योजना के ऊपर जो एक विचार विमर्श चल रहा है उसकी एक इमेज आपके यहाँ पर सामने है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 5 कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, जिसको वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है, के आयोजक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन या वर्धा शिक्षा सम्मेलन के आयोजक मारवाड़ी शिक्षा मंडल के श्री मन्ना नारायण अग्रवाल इसके संयोजक थे। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 6 कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, जिसको वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा गया, के सभापति कौन थे? यानी कि सभापति के साथ साथ यहाँ पे जानना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चित्र के माध्यम से तो आप समझ गए होंगे कि इस सम्मेलन के सभापति कौन थे, लेकिन साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि गांधी जी के कहने पर ही इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिससे आने वाली नस्लों के बारे में सोचा जा सके, उनके बारे में विचार विमर्श किया जा सके
और इनको उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। जो आत्मनिर्भर की बात चल रही है वो महात्मा गांधी जी ने 1937 में ही कह दी थी कि भारत को जब ही आगे बढ़ाया जा सकता है, भारत का विकास तभी किया जा सकता है जब भारत के अंदर से, गांव से, शहर से, नगरों से, कस्बों से कुशल कारीगर निकले और उनके लिए स्कूल इस प्रकार से निर्मित किए जाए जिसके माध्यम से वह कुशलताओं को और स्किल्स को सीख करके अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, जिसको वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, उसके सभापति महात्मा गांधी जी थे। अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने किन किन मूलभूत बातों पर प्रकाश डाला। ये बहुत महत्वपूर्ण है और जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसको देखिएगा कि देश के 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए। यानी कि ये महत्वपूर्ण कथन, ये महत्वपूर्ण सिफारिश, ये महत्वपूर्ण जो सुझाव है, ये वर्धा शिक्षा सम्मेलन में सन 1937 में ही दे दिया गया था, लेकिन आज तक भी पूर्ण रूप से इसका पालन नहीं किया जाता। दूसरा देखिएगा कि शिक्षा की व्यवस्था सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रजाति का हो, किसी भी क्षेत्र या प्रांत में निवास करने वाला हो, सभी के लिए शिक्षा का स्वरूप एक समान होना चाहिए। ये वर्धा शिक्षा सम्मेलन में रिकमेंडेशन या एक सुझाव रखा गया। अगला देखिएगा कि शिक्षा राष्ट्र के ग्रामीण जीवन के क्रियाकलापों के अनुरूप होनी चाहिए। यानी कि बालकों के अंदर जो स्किल डेवलप हो वो ग्रामीण जीवन के जो क्रियाकलाप हैं उनके अनुरूप ही होनी चाहिए। और अधिकतर क्योंकि भारत को गांवों का, भारत में गांव बसता है, इस प्रकार के कथन हम लोग किताबों के अंदर पढ़ते हैं। और महात्मा गांधी जी भी ने कहा है कि भारत जो है वो गांव में बसता है। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि गांव के विकास के लिए और साथ साथ जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके विकास के लिए भी इसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे गांवों का भी विकास हो और गांव में निवास करने वाले लोगों का भी विकास हो और कृषि से संबंधित नए नए तरीके कृषि कार्य के लिए खोजे जा सकें। आगे देखिएगा कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण कथन इस सिफारिश में रखा गया। आगे है कि शिक्षा हस्तकौशल के आधार पर दी जानी चाहिए। यानी कि जो एजुकेशन हो वो हैंडमेड हो। एक तरह से समझिए कि कुशल कारीगर तैयार करने के लिए बालकों को इस प्रकार के कार्य सिखाए जाएं जिससे बालक उन कार्यों को स्वयं कर सके। और हस्त कौशल पर आधारित जो शिक्षा है वो कृषि और अन्य हस्त कौशलों पर आधारित होनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे बालक स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो ये महत्वपूर्ण सिफारिश है वर्धा शिक्षा योजना या सम्मेलन में की गई थी। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 8 में कि गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना को अंतिम रूप देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था। यानी कि सम्मेलन में महत्वपूर्ण विचार विमर्श करके और एक सेंस सम्मेलन का निकाला गया, एक निचोड़ निकाला गया, कंक्लूजन निकाला गया और उसको निकाल करके उसके लिए एक समिति बनाई गई, जिसके बारे में आपके सामने यहाँ पर है कि गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना को अंतिम रूप देने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। आगे देखिएगा कि प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में जिस समिति का गठन किया गया था उसका क्या नाम था। तो यहाँ पे आप इमेज में भी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति थे वो आपके सामने है, इमेज में आप इनको देख सकते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में जिस समिति का गठन किया गया था उसका नाम था जाकिर हुसैन समिति। आगे देखिएगा
प्रश्न संख्या 10 में कि जाकिर हुसैन समिति ने कितने भागों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इसका उत्तर है कि जाकिर हुसैन समिति ने 2 भागों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। प्रश्न संख्या 11 आपके पास सामने है कि जाकिर हुसैन समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो इसका उत्तर है कि जाकिर हुसैन समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट सन 1937 में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में वैधा शिक्षा योजना के सिद्धांत, पाठ्यक्रम, प्रशासन और निरीक्षण की व्याख्या की गई थी। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं और अभी इस प्रश्न की श्रृंखला, क्योंकि हर वीडियोज में मैंने कम से कम 25 प्रश्नों को स्थान दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से मैं अपने प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और उनकी व्याख्या आपके सामने कर रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर डॉक्टर फखरुद्दीन आपको जरूर पसंद आएगा। इसीलिए कोशिश करें आप लोग कि सभी विद्यार्थियों तक, सभी शिक्षक गणों तक और साथ साथ वो सभी कैंडिडेट जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तक मेरा ये यूट्यूब चैनल पहुंचे। इसके लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 12, जिसमें पूछा गया है कि जाकिर हुसैन समिति ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। जो इसका सही उत्तर है कि जाकिर हुसैन समिति ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट सन 1938 में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में वैधा शिक्षा योजना के मुख्य आधार हस्तकौशल एवं हस्तशिल्प पर आधारित पाठ्यक्रम अपनाने पर बल दिया गया था। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 13 में कि जाकिर हुसैन समिति ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट को क्या नाम दिया था। तो यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ भी है नई तालीम, लेकिन यहाँ पे नई तालीम ना दे करके डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट थी उसको नाम दिया था बुनियादी तालीम। और आज वर्तमान के समय में नई तालीम नाम से एक मिशन भी बेसिक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ की थी। आगे देखिएगा कि प्रश्न संख्या 14 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट को प्रस्तुत एवं स्वीकृत किया गया। तो इसका उत्तर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो कि सन 1938 में हुआ था, उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट को प्रस्तुत भी किया गया और साथ साथ उसको स्वीकृत भी कर लिया गया। प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पर है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट को किन किन अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये भी जरूरी है आपके लिए जानना कि इस जो वैधा शिक्षा योजना है इसको प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग नामों से पूछ लिया जाता है, तो विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर रखा है कि जाकिर हुसैन समिति की जो रिपोर्ट है उसको बुनियादी शिक्षा, वैधा शिक्षा योजना, बुनियादी तालीम, बेसिक शिक्षा आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रश्न संख्या 16 में जो पूछा गया है वह है कि बुनियादी शिक्षा के कुछ आधारभूत सिद्धांत लिखिए। तो इसका सही उत्तर है कि बुनियादी शिक्षा के कुछ आधारभूत सिद्धांत इस प्रकार हैं। वो पहले क्या है, यानी कि मैंने पहले भी आपके बताया कि जो वैधा शिक्षा सम्मेलन वैधा के अंदर हुआ था उसमें कुछ 7 महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन या सुझाव या चिंतन मनन जो किया गया वो रखे गए थे और उन्हीं के आधार पर बुनियादी शिक्षा के कुछ आधारभूत सिद्धांत भी निर्धारित किए गए, जिनमें है कि शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क हो। शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क हो, अनिवार्य भी हो, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन। दूसरी चीज है कि शिक्षा बालक को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने वाली हो, यानी कि आज भी इस बात पर चर्चा हो रही है और ये चर्चा बहुत समय पहले से चली हुई आ रही है। तो ये आत्मनिर्भर बच्चा जो है वो आत्मनिर्भर भी बने और साथ साथ स्वावलंबी भी बने और जैसे जैसे वह अपनी आयु को प्राप्त हो वह अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपना स्वयं जीवन यापन कर सके। आगे देखिएगा
कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। उससे आगे कि शिक्षा किसी शारीरिक व उत्पादित कार्य पर आधारित ना हो। उससे आगे कि शिक्षा बालक के वास्तविक जीवन से संबंध रखने वाली हो। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि शिक्षा की यह प्रणाली शिक्षकों का वेतन वहन करने वाली हो। यानी कि जो शिक्षा का स्वरूप, जो टेक्निकल एजुकेशन या हस्तशिल्प पर आधारित जो शिक्षा की व्यवस्था की गई और जिसके ऊपर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें कहा गया कि शिक्षा का रूप, उसका स्वरूप, उसकी प्रक्रिया, उसका संचालन, उसका निरीक्षण इस प्रकार से हो कि वह शिक्षकों का वेतन स्वयं निकाल सके। इसके अलावा शिक्षा सभी वर्गों के लिए समान हो। आगे देखते हैं कि प्रश्न संख्या 17, जिसमें पूछा गया है कि बुनियादी शिक्षा की अवधि कितनी रखी गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। इसका सही उत्तर है कि बुनियादी शिक्षा की अवधि 7 वर्ष रखी गई थी। और बुनियादी शिक्षा का जो आधार है वह आपके सामने चित्र के माध्यम से प्रस्तुत भी हो रहा है कि हस्तकौशल और हस्तशिल्प पर आधारित शिक्षा की परिकल्पना महात्मा गांधी जी ने की थी और साथ साथ उसको मूर्त रूप देने का कार्य डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट के माध्यम से किया जाने वाला था। आगे देखिएगा कि प्रश्न संख्या 18 है, जिसमें पूछा गया है कि बुनियादी या बेसिक शिक्षा के कार्यक्रम को समुचित ढंग से लागू करने के लिए किस परिषद की स्थापना की गई थी। जिसका उत्तर है कि बुनियादी या बेसिक शिक्षा के कार्यक्रम को समुचित रूप से या समुचित ढंग से लागू करने के लिए अखिल भारतीय परिषद की स्थापना की गई थी। कौन सी परिषद है? अखिल भारतीय परिषद। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 19 में कि अखिल भारतीय परिषद को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो दूसरा नाम है इसका हिंदुस्तानी तालीमी संघ, जो कि अखिल भारतीय परिषद का दूसरा नाम है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 20 में कि बुनियादी या बेसिक शिक्षा के कार्यक्रम में किस बेसिक पाठ्यक्रम को शामिल किया गया था। यानी कि वह पाठ्यक्रम किस प्रकार का बनाया गया था, उस पर ज़्यादा दृष्टिपात कीजिएगा कि बेसिक शिक्षा का हस्तकौशल प्रधान पाठ्यक्रम निम्न प्रकार है। उसमें क्या है, किन किन क्रियाओं को यहाँ पर पाठ्यक्रम में स्थान देने का प्रयास किया गया था। वो है कताई, बुनाई, काष्ठ शिल्प, कृषि, बागवानी, चर्म शिल्प आदि पाठ्यक्रम को हस्तशिल्प या हस्तकौशल के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। आगे देखिएगा कि बुनियादी या बेसिक शिक्षा के कार्यक्रम में हस्तकौशल प्रधान पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किन विषयों को शामिल किया गया था। तो इसका उत्तर है कि बुनियादी बेसिक शिक्षा के कार्यक्रम में हस्तकौशल प्रधान पाठ्यक्रम के अतिरिक्त निम्न विषयों को शामिल किया गया था। वो विषय क्या क्या थे कि मातृभाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, कला और संगीत। इन कुछ विषयों को एक सामान्य विषय के रूप में शामिल किया गया था और कुछ विषयों को यहाँ पर शामिल किया गया था हस्तकौशल के माध्यम से, जिससे विद्यार्थी क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम को भी ग्रहण कर सके और आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सके। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 22 में कि बुनियादी या बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की प्रतिदिन की स्कूली अवधि कितनी थी। तो ये हालांकि इस प्रकार ये प्रश्न कम इम्पोर्टेंट है, आता नहीं है, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे शामिल किया है कि कई बार प्रश्न जो है घुमा फिरा करके पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर शामिल किया है कि बुनियादी या बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की प्रतिदिन की जो स्कूली अवधि थी वह 5.5 घंटे रखी गई थी या निर्धारित की गई थी। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 23 में कि बुनियादी या बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कितने कांग्रेसी प्रांतों द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो यहाँ पे देखिएगा कि बुनियादी या बेसिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वह 11 में से 7 कांग्रेसी प्रांतों द्वारा स्वीकृत किया गया था। यानी कि जो टोटल प्रांत थे उस टाइम में वो 11 थे, लेकिन 7 जो प्रांत थे वो कांग्रेसी थे। कांग्रेसी का मतलब यहाँ पे ये है कि उन 7 प्रांतों में सरकार जो थी वो कांग्रेस की थी और इसीलिए जो सिफारिश तैयार की गई और उसको लागू किया गया वो 7 कांग्रेसी प्रांतों में लागू किया गया या स्वीकृत किया गया। आगे देखिएगा
कि प्रश्न संख्या 24 आपके सामने है कि बुनियादी या बेसिक शिक्षा के संबंध में गांधी जी का कथन लिखिए। तो उन्होंने इसके बारे में कहा कि बुनियादी शिक्षा बच्चों को, चाहे वह नगर के हों या ग्रामों के, भारत की समस्त सर्वोत्तम और स्थायी बातों से संबंधित करती है। यानी कि बच्चे चाहे वो गांव में रहते हों, चाहे नगरों में रहते हों, चाहे कस्बों में रहते हों या भारत के किसी भी स्थान पर रहते हों, उन सभी के लिए सर्वोत्तम और स्थायी बातों से संबंधित करने वाली शिक्षा जो है वो बेसिक शिक्षा है या बुनियादी शिक्षा है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखिएगा कि बुनियादी या बेसिक शिक्षा क्यों सफल नहीं हो पाई। यहाँ पे देखिएगा कि सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर कांग्रेसी प्रांतों द्वारा त्यागपत्र देने के कारण बेसिक शिक्षा अपने पूर्ण स्वरूप को ग्रहण नहीं कर पाई। तो यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बेसिक एजुकेशन, जिसको वैधा शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, आपके सामने क्रमवार प्रस्तुत करने का मैंने यहाँ पे प्रयास किया है। और इस प्रयास को मैं समझता हूँ कि मेरे विद्यार्थी मेरे इस प्रयास को देखेंगे और उसके आधार पर अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे और परीक्षा देंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा यह प्रयास जरूर पसंद आएगा और बालक जो हमारे प्रशिक्षु हैं वो इसको समझ करके, देख करके, समझ करके सही ढंग से प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करता हूँ और सभी प्रशिक्षुओं के और विद्यार्थियों के सफल भविष्य की पूर्ण रूप से कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।